जिम्मेदार साथियों की इस बैठक में अपनी बात कहने से पहले इस देश में शिक्षा और सामाजिक क्रांति के महान अवधूत जो कि महात्मा ज्योतिराव फुले साहब, पिछले समाज में पैदा होने वाले आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता और इस देश में हर व्यक्ति को बराबर का संवैधानिक अधिकार देने वाले परम पूज्य महोत्सव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनके जाने के बाद उनके मिशन को आगे बढ़ाने वाले वाम से DSO और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक मानव श्री काशीराम साहब के साथ साथ इस देश में समतामूलक समाज और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को कोट नमन करता हूँ, स्मरण करता हूँ। आज मंडल स्तरीय बैठक के मुख्य अतिथि पूर्व में संसद विधान परिषद उत्तर प्रदेश रहे माननीय बेटी के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके ओवैसी रहे, कई राज्यों के प्रभारी रहे, वर्तमान में अलीगढ़, आगरा, मेरठ और मुरादाबाद मंडल के मुख्य प्रभारी आदरणीय श्री नौशाद अली साहब, मंच पर बैठे हुए मेरठ मंडल के मुख्य प्रभारी, मेरठ के साथ साथ सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल को भी देख रहे जनाब जाफर मलिक साहब, मेरठ मंडल के मुख्य प्रभारी आनंद श्री मोहित आनंद जी, दूसरे मुख्य मंडल प्रभारी श्री रिंकू गुजर जी, आदरणीय श्री देवेंद्र भारती जी, आदरणीय श्री ओम प्रकाश कश्यप जी, आदरणीय डॉक्टर सुभाष प्रधान जी, आदरणीय पुष्पेंद्र जाटव जी, आदरणीय प्रमोद कुमार जाटव जी, आदरणीय श्री तिलक चौधरी जी, आदरणीय श्री मोहित जाटव जी, आदरणीय श्री लालचंद सैनी जी, आदरणीय श्री मनोज जाटव जी, आदरणीय श्री मेघानंद जाटव जी, आदरणीय श्री कृष्ण इंदौरिया जी, आदरणीय श्री प्रकाश बादल जी, आदरणीय श्री बलराज गौतम जी, आदरणीय श्री सतीश राय जी, आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार जी, जिला प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी देख रहे बुलंदशहर से आदरणीय श्री बाबूलाल गौतम जी, आदरणीय श्री रविंद्र कुमार जी, गौतम जिला प्रभारी एडवोकेट प्रकाश सिंह जी, श्री विनोद गौतम जी, मेरठ जनपद के जिला प्रभारी आदरणीय श्री राज कुमार जाटव जी, आदरणीय जगरूप जाटव जी, बागपत के जिला प्रभारी आदरणीय जय कुमार जाटव जी, आदरणीय श्याम सुंदर गौतम जी, हापुड़ के जिला प्रभारी आदरणीय सतीश प्रधान जी, आदरणीय महेश कुमार जी, गाजियाबाद के जिला प्रभारी आदरणीय रमेश रमन जाटव जी, आदरणीय श्री हरवीर सिंह जी और मेरठ मंडल के सभी 6 जनपदों के सम्मानित जिलाध्यक्ष, जिनमें मेरठ से श्री धर्मवीर सिंह जी, बागपत से श्री विक्रम पाठी जी, हापुड़ से डॉक्टर A.K. कदम जी, गाजियाबाद से श्री नरेंद्र मोहित जी, बुलंदशहर से श्री कमल राजन जी, गौतम बुद्ध नगर से श्री लक्ष्मी सिंह जी,
और भाईचारा कमेटी के सभी सम्मानित जिला संयोजकगण, सभी जिला विधानसभा कमेटी के आए हुए सम्मानित पदाधिकारीगण, वामसेप और बीबीएम के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और बिना पद के भी माननीय बहन जी में और बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखने वाले आदरणीय बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, आज जो बैठक बुलाई गई है, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही, सर्व समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की प्रतीक, 8 बार राज्यसभा लोकसभा की सांसद रही, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, हम सबकी लोकप्रिय नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर विशेष रूप से बुलाई गई। चूंकि अभी 14 जून में भी बैठक मंडल की हुई थी और अभी 3-4 दिन पहले मैं भी 3 जिलों की बैठक हम लोग लेकर के गए थे, लेकिन जल्दी में ये बैठक बुलानी पड़ी क्योंकि संदर्भ में माननीय बहन जी ने कुछ खास दिशा निर्देश दिए, कुछ संगठन में परिवर्तन किए, इसलिए आज हम सब लोगों को इधर इकट्ठा किया गया है। मेरी आप लोगों से एक ही अपील है, विस्तार से तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय एमएलसी साहब मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन संक्षेप में मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि वर्तमान समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। मात्र 17-18 महीने आने वाले विधानसभा चुनाव के रह गए हैं, जिसको लेकर के हमारे नेता बहुत ही गंभीर है और 2027 में सरकार कैसे बने इसके लिए चिंतन और मनन करके हम और आपको दिशा निर्देश देने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में माननीय बहन जी ने सामाजिक पिछड़े समाज की भाईचारा कमेटियों का गठन किया है और जब से सामाजिक भाईचारा कमेटियों का पिछड़े समाज में गठन हुआ है, तब से उत्तर प्रदेश में खासतौर से एक बयान चली है, हवा चली है कि भारतीय जनता पार्टी तो विदा हो रही है, समाजवादी पार्टी को कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से काफी संख्या में पिछड़े समाज के लोग छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। एक संदेश आ रहा है, तो इस संदेश को हमें आगे बढ़ाने का काम करना है। सम्मानित साथियों, केवल 4-5 बिंदु हैं, मैं उन पर चर्चा करना चाहूंगा। अगर हम लोगों ने उन 4-5 बिंदुओं पर काम किया तो मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी का माहौल और अच्छा बनेगा, जिसमें खासतौर से 2 मार्च को माननीय बहन जी ने बैठक बुलाई थी, उसमें निर्देश दिए थे कि पहले चरण में आप लोगों को जिला विधानसभा कमेटी का गठन करना है और दूसरे चरण में आपको सेक्टर और बूथ कमेटियों का गठन करना है। पहले चरण का काम पूरा हुआ, दूसरे चरण में सेक्टर कमेटियों का गठन मेरठ मंडल की अधिकतर विधानसभाओं में हो चुका है। कुछ ही सेक्टर किसी विधानसभा में रह गए हैं। तो मेरा
पार्टी के सभी जिम्मेदार साथियों से अपील है, मेरी अपील है कि उन सेक्टर कमेटियों को भी शीघ्र से शीघ्र पूरी करने का काम करें और कल से ही बूथ कमेटियों का गठन करने का काम करें। बूथ कमेटियों का गठन केवल सेक्टर के अध्यक्ष महासचिव नहीं करेंगे, केवल सेक्टर कमेटी के लोग नहीं करेंगे, बल्कि जिस तरह से मंडल, जिला और विधानसभा कमेटी के पदाधिकारियों ने सेक्टर कमेटियों का गठन अपने सामने अपने हाथ से अपनी कलम से किया है, उसी तरह से बूथ कमेटियों का गठन भी स्वयं मंडल, जिला, विधानसभा कमेटी के पदाधिकारी स्वयं करेंगे। अपने साथ सेक्टर कमेटी को जरूर लेंगे, उनको अपने साथ रखेंगे, बल्कि गठन विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी और मंडल के पदाधिकारी स्वयं क्षेत्र में जाकर के करने का काम करेंगे, ऐसा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है। दूसरा सवाल साथियों, दिन प्रतिदिन जो कि समय कम है, रोजाना एक दिन कम हो जाता है, इसलिए हमें रोजाना के हिसाब से पार्टी का काम करना है। स्पीड बढ़ा करके हमें ये गठन करने का काम पूरा करना है। पहला बिंदु है कि हम सेक्टर और बूथ कमेटी का ईमानदारी से गठन करें। दूसरा बिंदु है कि उन सभी लोगों को हम बीएसपी का 50 रुपए का सदस्य बनाने का काम करें। बहुत सारे साथी ये सोचते हैं कि सदस्यता आसानी से नहीं हो रही है, कोई अगर मना कर रहा है तो सोचते हैं कि जिले के लोग अपने आप जमा कर देंगे। सम्मानित साथियों, मेरी आप सभी है कि जो सेक्टर बूथ कमेटी के जो पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं, हमें उन्हीं से सदस्यता लेनी है। अगर कोई व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं सेक्टर में जिसके पास 50 रुपए ना हो, और खासतौर से मेरठ मंडल में, चूंकि ये पश्चिम का मंडल है, आर्थिक रूप से संपन्न मंडल है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जहां से हमें 50 रुपए सदस्यता का ना मिले। अगर कोई नहीं दे रहा है तो हमें यह देखना होगा कि उसकी मंशा क्या है। इसका मतलब उसकी नीयत ठीक नहीं है। अगर वो नीयत के आधार पर, मंशा के आधार पर 50 रुपए नहीं दे रहा है तो समझ लीजिए वो पार्टी का भी काम नहीं करेगा। जिसका लगता है धन, उसका लगता है मन। ये केवल जो 50 रुपए की सदस्यता है, ये आपकी उनकी भावनाएं, जब भावनाएं जुड़ती हैं तो उसका मन भी पार्टी में लगता है। दूसरा सवाल साथियों, हमें उनको मोटिवेट करना है, कन्विंस करना है। बहुत सारे शौक वो करते हैं, वो एक दिन वो शौक ना करें, या फिर उनसे कहा जाए कि अगर कोई रिश्तेदार आ जाए या हम स्वयं उनके घर पर चाय पीने चले जाए तो भी 50 रुपए खर्च हो जाएंगे। इसलिए उनको कन्विंस किया जाए कि ठीक है, हम चाय नहीं पीते हैं, लेकिन चाय का जो पैसा है वो सदस्यता के रूप में हमें दे दीजिए। सम्मानित साथियों, मैं समझता हूँ वो फिर कन्विंस होंगे और पार्टी के लिए जरूर सहयोग करेंगे। ये सुनने में मुझे अच्छा नहीं लगा जब दोनों मंडल में, जब 2 मीटिंग हुई इस मंडल में 3-3 जिलों की, तो कुछ साथियों ने कहा कि धरातल से तो नहीं आई, लेकिन हमने अपने स्रोतों से जमा कर दी है। सम्मानित साथियों, ये पार्टी के साथ अच्छा नहीं है। आप जमा तो कर देंगे, लेकिन जब तक लोगों की भावनाएं नहीं जुड़ेंगी तब तक वो पार्टी में सही से काम नहीं करेंगे। इसलिए चाहे समय लगे, लेकिन वही से, और अगर देने में कोई सक्षम नहीं है, वास्तव में निष्ठावान वफादार व्यक्ति है पार्टी का और उसकी वास्तविक स्थिति अच्छी नहीं है और पार्टी में काम बहुत अच्छा करता है, तो उसी सेक्टर या बूथ से उसका सहयोग किसी अन्य साथी से ले, जिससे ले उसको भी बीएसपी का मेंबर बनाए, और जो जिस पर नहीं है उसको भी एक रसीद काट करके उसको भी मेंबर बनाने का काम करें।
दूसरा सम्मान साथियों, जब ये एक सेक्टर में लगभग 62 पदाधिकारी होते हैं, 12 सेक्टर के और 50 बूथ के, दोनों को मिलाते हैं तो लगभग 62 पदाधिकारी होते हैं। कुछ कम और ज्यादा बूथ पर डिपेंड करता है कि उस सेक्टर में बूथ कितने हैं। तो सम्मान साथियों, जब उस 4-5 गांव में 62 लोग अपने घरों पर झंडा लगाए, अपने घरों पर नेम प्लेट लगाए, और साथ ही साथ जब 62 लोग पार्टी का काम करने के लिए निकलेंगे, तो मैं समझता हूं कि उस सेक्टर में केवल बहुजन समाज पार्टी नजर आएगी, बाकी कोई दूसरी पार्टी नजर नहीं आएगी। तीसरा बिंदु है, पहला बिंदु है गठन करना, दूसरा बिंदु है सदस्य बनाना, और तीसरा बिंदु है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमारी पार्टी का नुकसान हो रहा है, वह है सूचना तंत्र। हम लोग अपनी नेता के जो निर्देश है, जो सूचनाएं हैं, जो मैसेज है, उनको अपने बूथ के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने में असफल हुए हैं, उनको नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसलिए सम्मान साथियों, क्षेत्र में एक अफवाह रहती है, जब आप गांव बस्ती में जाते हैं, जब आप कहीं भी देहात में जाते हैं, तो आपको सुनने को मिलता है कि माली भेजी कुछ बोल नहीं रही है, माली भेजी चुप है, भेजी बोल नहीं रही है। इस बीच में जब दूसरी पार्टी के लोग आ जाते हैं, तो वो कह जाते हैं कि भेजी तो डर की वजह से नहीं बोल रही है, ईडी और सीबीआई ने डरा दिया है, बीजेपी ने डरा दिया है, बीजेपी की बी टीम हो गई है बीएसपी। इस तरह की अफवाहें, ऐसे परसेप्शन वो पैदा करने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, बहुत ही गरीब लोग बैठे हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं। क्या जो परसेप्शन क्षेत्र में पैदा किया है, क्या उसमें सच्चाई है? बताइए आपको। नहीं सर, कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन हम लोगों के मुंह से निकले हुए हैं, हम लोग बोलते नहीं है, हम अपनी बात कहते नहीं है, हम झेपते हैं, हम शर्माते हैं। क्यों शर्माते हैं? सम्मानित साथियों, ये हमें झेपना बंद करना पड़ेगा, हमें झेपना बंद करना पड़ेगा। माननीय बहन जी लगातार बोल रही है, हर विषय पर बोल रही है, चाहे देश का हो या विदेश का विषय हो, हर बिंदु पर अपनी बेवाक टिप्पणी कर रही है, और हम लोग चुपचाप बैठ रहे हैं। हम माननीय बहन जी के मैसेज को दूर तक पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जनता ये कहती है कि माननीय बहन जी बोल नहीं रही। सम्मानित साथियों, इसका नुकसान सीधे सीधे हमारी पार्टी को हो रहा है। आप लोग ढूंढते हैं, लोगों को हमें समझाना है कि टेलीविजन और अखबार, जहां जनता के लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सेक्टर बूथ के पदाधिकारी या हमारे समर्थक जो टेलीविजन और अखबार में ढूंढते हैं, वो टेलीविजन अखबार दिखाता नहीं है, छापता नहीं है। ये टेलीविजन अखबार हमारे नहीं है, ये टेलीविजन अखबार जातिवादी और पूंजीवादी लोगों के हैं। जब इन जातिवादी पूंजीवादी लोग इन्हीं से हमारी लड़ाई है, तो ये हमें क्यों दिखाएंगे? सम्मानित साथियों, इसलिए वहां ढूंढना हमारी भी बेईमानी है। हमें लोगों को समझाना है कि हमें वहां नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि मानवर काशीराम साहब ने कहा था, मानवर काशीराम साहब ने अपने कैडर में कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों, जैसे जैसे आप अपने एम, मिशन और मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे 3 एम वाले आएंगे। एक एम का मतलब मनी, दूसरे एम का मतलब माफिया, और तीसरे एम का मतलब मीडिया। ये मीडिया आपका कभी नहीं होगा, ये जातिवादी या पूंजीवादी मीडिया है, इन्हीं से आपकी लड़ाई है, ये आपको कभी नहीं दिखाएगा। तो हमें अपने मीडिया का सहारा लेना है। हमारा मीडिया कौन सा है? हमारा मीडिया है माउथ मीडिया। उस समय सोशल मीडिया नहीं था। माननीय काशीराम साहब ने कहा कि हमारा मीडिया है माउथ मीडिया। माउथ मीडिया का मतलब है मौखिक चर्चा। हमें चर्चा करनी है, हर जगह चर्चा करनी है। सम्मानित साथियों, चाय की दुकान हो, चौपाल हो, चबूतरा हो, ट्रेन बस की यात्रा हो, खेत की मेड़ हो, ब्याह शादी कमी या कोई कार्यालय हो, हर जगह हमें अपनी पार्टी की बात रखनी है। सम्मानित साथियों, साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, हमारे मुंह ज्यादा है। मुंह हमारे ज्यादा इसलिए है कि हमारी संख्या ज्यादा है। जब हमारी संख्या ज्यादा है
तो हमारी चर्चा भी ज्यादा होगी, और चर्चा करने से माहौल बनता है, और जिसका माहौल बनता है उसी की सरकार बनती है। आप सब लोग चाहते हैं सरकार बने? अगर आप सब लोग चाहते हैं सरकार बने, तो सरकार बनाने के लिए माहौल बनाना पड़ेगा, और माहौल बनाने के लिए हमें जगह जगह चर्चा करनी होगी। सम्मानित साथियों, अगर हमने चर्चा की होती तो आज ये परसेप्शन तैयार नहीं होता कि माननीय बहन जी चुपचाप बैठी है। माननीय बहन जी या दूसरी पार्टियों के अन्य नेता सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। हर नेता, हर पार्टी के नेता इंस्टाग्राम पर जाकर के, ट्विटर पर जाकर के, ट्विटर का नाम एक्स हो गया है, या फेसबुक पर जाकर के, या अन्य सोशल मीडिया के और साधनों पर जाकर के अपनी बात कहने का काम करते हैं। वहीं पर हमारी नेता भी, माननीय बहन जी भी एक्स पर जाकर के ट्वीट करती है, माननीय बहन जी प्रेस नोट जारी करती है, माननीय बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, माननीय बहन जी ट्वीट जारी करती है, लेकिन वो मैसेज जनता तक नहीं पहुंचता है। तो उसके लिए माननीय बहन जी ने निर्देश दिया है कि जैसे ही लखनऊ से वो मैसेज आएगा, पहले आता था मंडल के लोगों के, सबके पास आता था, मंडल के लोगों के पास तुरंत फोन आता था, आता है, अभी भी आता है कि वो मैसेज आया है, आप अपने अपने मंडल में बताइए। मंडल के लोग जिले के लोगों को बताते थे कि आप अपने अपने जिले में बताइए। सीधे सीधे भी लखनऊ से जिले में भी फोन आता था, अभी भी आता है, लेकिन जिले के लोगों ने उस मैसेज को केवल ग्रुप में डाल करके अपना काम पूरा समझ लिया। समाज साथियों, यही हमसे गलती हो गई, हमें इस गलती को सुधारना है। अब इस मैसेज को हमें विधानसभा कमेटी को भेजना है, बस निर्देश के साथ फोन भी करना है कि वो अपने अपने सेक्टर में, इस विधानसभा को आपने 3 या 4 जोन में बांटा है, तो अपने अपने जोन में के जो सेक्टर अध्यक्ष हैं, सेक्टर महासचिव हैं, उनको फोन करके, मैसेज भेज करके, फोन करके समाज साथियों सूचित करने का काम करें कि वो लोग बूथ पर बताएं, और बूथ के अध्यक्ष बूथ कमेटी को बताएं। जब 6 लोगों को बूथ पर ये जानकारी हो जाएगी कि आज माननीय बहन जी ने ये बोला है, इस विषय पर ये बोला है, तो वो 6 लोग चर्चा जरूर करेंगे। और समाज साथियों, जो परसेप्शन गढ़ दिया हमारे खिलाफ, वो परसेप्शन हट जाएगा, टूट जाएगा, और इस सब जगह मैसेज चला जाएगा कि इस विषय पर माननीय बहन जी ने ये बात कही है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि ट्वीट से क्या हो रहा है, माननीय बहन जी ट्वीट करती रहती है। सम्मानित साथियों, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे उदाहरण माननीय बहन जी के ट्वीट करने से जो सरकारों के रिएक्शन हुए हैं वो आपने देखे हैं, लेकिन मैं 2 ही रिएक्शन पर चर्चा करना चाहूंगा। माननीय बहन जी ने एक ट्वीट किया था उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के हालात को लेकर के, कि बेसिक शिक्षा का माहौल अच्छा नहीं है। उत्तर प्रदेश में मदरसों के प्रति जो सरकार की नीयत, ये नजरिया खराब हुआ है, इस नजरिया को भी बदलना पड़ेगा, और बेसिक शिक्षा के हालात को सुधारना चाहिए सरकार को। ये सरकार की जिम्मेदारी है। बहुत हालत खराब है बेसिक शिक्षा की। तो अगले दिन समान साथियों सरकार का बयान आया कि हम 1,93,000 शिक्षकों की जल्दी भर्ती करेंगे। आया कि नहीं आया? तब आया सर। हमारे साथियों, एक ट्वीट माननीय बहन जी ने किया, दिल्ली में सरकार झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ रही थी, वहां लोगों को भगा रही थी झुग्गी झोपड़ियों से। माननीय बहन जी ने उसको लेकर के ट्वीट किया कि पहले सरकार की जिम्मेदारी है कि जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, इनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करे, इनको रहने की व्यवस्था करे, उसके बाद इनकी झुग्गी झोपड़ी हटाने का काम करे। अगले दिन दिल्ली की मुख्यमंत्री का बयान आया कि हमारी सरकार पहले पुनर्वास देगी, उसके बाद झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जाएगा। तो बेमानी बहन जी के ट्वीट का असर हुआ या नहीं हुआ? बहुत सारी घटनाएं जिनको माननीय बहन जी ने संज्ञान लिया, आप के काम में झूठ रहने रहेंगे, लेकिन माननीय बहन जी के एक ट्वीट से केंद्र प्रदेश की सरकारें हिलती है। सम्मान साथियों, माननीय बहन जी राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। माननीय बहन जी 4 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, 8 बार राज्यसभा लोकसभा की सांसद रही है। इसलिए सरकारें माननीय बहन जी की एक बात को, एक शब्द को गंभीरता से लेती है। इसलिए सम्मानित साथियों, हमें भी गंभीर होना पड़ेगा, और हमें ये मैसेज जब माननीय बहन जी ये निर्देश देती है लखनऊ में कि
कि मंडल और जिले के लोगों को फोन करके बताओ, तो हमको इतने बड़े लाभ थोड़ा ही है कि हम अपने सामने वाले लोगों को 10-15 फोन कर सकते हो। 10-20 फोन करेंगे। समाज साथियों, जब लखनऊ से मैसेज चलेगा तो 25 से 30 मिनट में बूथ पर वो संदेश चला जाएगा और आपका कार्यकर्ता ये बहन जी के जब संदेश को पढ़ लेगा तो वो चुप नहीं बैठेगा, वो जरूर चर्चा करने का काम करेगा। चौथा बिंदु है समाज साथियों, बैठक करना। हमें मंडल के लोग मंडल पे बैठक कर लेते हैं, मंडल के लोग जिले पे बैठक कर लेते हैं, जिले के लोग बैठक नहीं करते हैं, विधानसभा के लोग अपने आप को बैठक नहीं करते हैं, तो फिर कैसे पार्टी का चुनाव लड़ेगा भाई? अब माननीय बहन जी ने निर्देश दिया है कि महीने की पहली तारीख में सेक्टर के अध्यक्ष अपनी सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी को बुला करके बैठक करेंगे अपने आप। कौन करेंगे? सेक्टर अध्यक्ष। महीने की पहली तारीख, महीने की 2 तारीख में विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के प्रभारी अपनी विधानसभा की बैठक करेंगे अपने आप। महीने की 3 तारीख में जिले के जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी अपने जिले की समीक्षा बैठक करेंगे अपने आप, बिना मंडल के लोगों के। जितनी समीक्षा आदमी स्वयं अपनी कर लेता है उतनी कोई दूसरा नहीं कर पाता है। इसलिए मेरी आपको अपील है कि आप लोग हर स्तर पर अपनी अपनी समीक्षा करने का काम करें। जब सेक्टर अध्यक्ष सूचना देगा, सेक्टर कमेटी सूचना देगी, बूथ कमेटी पर सूचना पहुंचेगी। जब सेक्टर कमेटी बैठक करेगी, बूथ कमेटी बैठक में शामिल होगी, इसका मतलब सक्रिय हो गए सेक्टर और बूथ कमेटी। यही बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ है। सेक्टर और बूथ कमेटियां समाज साथी जब रीढ़ मजबूत हो जाएगी तो पूरे क्षेत्र में जहां जहां सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी एक्टिव होगी, सक्रिय होंगी, वहां केवल बहुजन समाज पार्टी नजर आएगी, बाकी कोई दूसरी पार्टी नजर नहीं आएगी। इसलिए समाज साथियों, नेतागिरी हम लोगों ने बहुत कर ली। खाली नेतागिरी करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी बहन जी इस समय काम लेना चाहती है तो काम हमें करना है। और जब ये संदेश पहुंच जाएगा, जब ये सूचना पहुंच जाएगी, जब ये बैठक होने लगेंगी, उससे कई फायदे होंगे। सेक्टर बूथ कमेटी एक्टिव होगी, सेक्टर अध्यक्ष और सेक्टर कमेटी के लोग बोलना सीख जाएंगे। जब बोलना सीख जाएंगे, बोलने की कला में निपुण हो जाएंगे। आगे पेट से कोई नहीं सीखता है। जब वो बोलना सीख जाएंगे तो वो हर जगह बोलेंगे। जैसे आपने देखा है, अगर कोई व्यक्ति डांस करना जानता है और कहीं ढोल बजा हो तो डांस करने वाले का पैर अपने आप हिलता है, हिलता है नहीं हिलता। उसी तरह से जो व्यक्ति बोलना जानता है और अगर उसके सामने पार्टी की कोई बुराई हो रही होगी तो वो चुप नहीं बैठेगा, वो पार्टी की बात जरूर करेगा। समाज साथियों, 4 बिंदु हो गए। पहला गठन करना, दूसरा सदस्य बनाना, तीसरा सूचना देना और चौथा बैठक करना। और 5वां बिंदु है भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश समय समय पर वोट बढ़वाने का काम किया जाता है, पुनरीक्षण का काम होता है। अभी जुलाई में पुनरीक्षण का काम शुरू होने वाला है। आप लोगों को तैयार रहना है। जिले के लोग सेक्टर बूथ पे जाके वोट न घटवा सकते हैं, न बढ़वा सकते हैं। सेक्टर और बूथ कमेटी के पदाधिकारी वो वोट बढ़वा घटवाते हैं। इसलिए समाज साथियों, हमें समय समय पर ये वोट बढ़वाने का काम करना है। जिन दूसरी पार्टी के लोगों ने फर्जी वोट बढ़वा लिए हैं, उनके वोट कटवाने का काम करना है। इसका ये 2 तरह से काम हो सकते हैं। एक तो जो पीएलए है, हर राजनीतिक पार्टी के पीएलए, बूथ लेवल एजेंट, वो लोग बीएलओ के साथ मिलकर के वोट बढ़वाने का काम करें। उनको अपग्रेड किया गया है। वो पार्टी का निष्ठावान व्यक्ति होना चाहिए। जो हमारा सेक्टर सचिव है वो पीएलए बनाया गया है। अगर सेक्टर सचिव एक्टिव नहीं है तो बूथ अध्यक्ष को भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपके पास पूरी सूची बने कि हमारा पीएलए कौन है, उसका नंबर क्या है, उसका फोटो भी लगेगा। इसलिए वो निष्ठावान होना चाहिए। समाज साथियों, कहीं ऐसा ना हो पार्टी के बस में भेज दे या फिर वो दूसरी पार्टी के लोगों से मिल
दूसरा तरीका वोट बढ़ाने का, भारत निर्वाचन आयोग का एक ऐप आता है जो आपके हर मोबाइल पर, एंड्रॉइड मोबाइल पर होता है। आप उसको डाउनलोड कर लें और उसमें देखें कि किसका वोट है, किसका नहीं, और जिसका नहीं है आप उसका फॉर्म डिजिटल रूप से उसी मोबाइल पर भर सकते हैं और सीधे सीधे चुनाव आयोग को भेज सकते हैं। समाज साथियों, वो बीएलओ के पास भी जाएगी वो सूची, और वो सूची सीधे चुनाव आयोग से कनेक्ट हो जाएगी, तो वो वोट कटेगा नहीं, वो वोट पहुंच जाएगा। दूसरा एक और अनुरोध करना चाहूंगा, ये सूचना में अगर कोई कमी है, और मैंने ये सूचना का जो तंत्र बताया है ये पार्टी के पदाधिकारियों के हिसाब से बता दिया है, लेकिन कोई पदाधिकारी नहीं है तो उसको भी एक्स अपने सोशल मीडिया पर, अपने मोबाइल पर आप लोग एक्स को डाउनलोड कर ले। मानी बहन जी जब बोलती है, एक्स पर ट्वीट करती है, तो वह सबसे पहले आपके मोबाइल में अपने आप आ जाए। आप बहन जी को फॉलो करेंगे, मानी बहन जी के नाम से जब बहन जी को फॉलो करेंगे तो वो मैसेज, वो ट्वीट आपके मोबाइल पर भी आ जाएगा। इसलिए हमें इस सोशल मीडिया का भी फायदा उठाने का काम करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से यह भी अपील करना चाहूंगा कि सम्मान साथियों, माहौल बन चुका है, इस माहौल को और हमें अपने पक्ष में करने का काम करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने कहा था महंगाई कम करेंगे, 4-5 गुना बढ़ा दिया। जिसने कहा था भ्रष्टाचार कम करेंगे, 8-10 गुना बढ़ा दिया। जिसने कहा था अपराध कम करेंगे, अपराधों की तो बाढ़ आ गई। जिसने कहा था 2 करोड़ लोगों को 1000 नौकरी देंगे, 12 करोड़ लोगों की नौकरी छीन हो गई, किसी को नौकरी नहीं दी। जिसने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे, देश के किसी किसान का कर्जा माफ नहीं किया, बल्कि जो पूंजीपति लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन धन्ना सेठों का 25 लाख करोड़ के लगभग कर्जा माफ कर दिया, लेकिन देश के किसानों का कर्जा माफ नहीं। उसने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो हम किसानों की बिजली फ्री करेंगे, 3-4 गुना दाम बढ़ा दिए बिजली के, लेकिन फ्री नहीं किया। उन्होंने कहा था कि डीएपी यूरिया सस्ता कर देंगे, डीएपी पर 400 रुपए बढ़ाए, यूरिया पर 250 रुपए बढ़ाए, और रुपए भी बढ़ाए। जो 50 करोड़ का बोरा आता था वो मात्र 45 करोड़ का छोड़ा। 5 करोड़ चुनाव लिया, चोर है भारतीय जनता पार्टी के लोग। सम्मानित साथियों, इन्होंने वादा किया था कि हम जब सरकार में रहेंगे तो पाकिस्तान तो खत्म हो जाएगा और चीन थर-थर कांपेगा। चीन ने सैकड़ों किलोमीटर सीमा में भारत की सीमा पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसकी केंद्रीय सरकार कुछ नहीं बोलती है। और जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में 27 नागरिकों की हत्या कर दी और उसके बाद सेना ने बदला लिया और उन्होंने 9 आतंकवादी ठिकानों पर नेस्तनाबूद कर दिया। भारत की सेना बदला ले रही थी, भारत की सेना लड़ना चाहती थी, लेकिन देश की सरकार ने, जो केंद्र सरकार है, उसने बुजदिली दिखाई और तीसरे देश अमेरिका के दबाव में आकर के घुटने टेकने का काम किया, जिसको 145 करोड़ जनता बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। सम्मानित साथियों, न भारत की सेना बर्दाश्त कर पा रही है और न देश की जनता बर्दाश्त कर पा रही है। और अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सम्मानित साथियों, कोई पूछने वाला। इसलिए देश के लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से पहले ही तंग आ चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी की ओर देख रहे हैं, तो हमें इस समय को ढाना है। मैं 1-2 बात कहते हुए कि मानव काशीराम साहब से लोग पूछते थे, मैं हर जगह इस बात को कहता हूँ क्योंकि इस बात का ज्यादा से ज्यादा प्रचार होना चाहिए। मानव काशीराम साहब से मीडिया के लोगों ने पूछा कि काशीराम जी, आपने अपनी पार्टी का ये नीला झंडा और हाथी निशान क्यों बनाया है, क्यों रखा है? तो मानव काशीराम साहब ने कहा, हे मीडिया के बंधुओं, अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो आप डॉक्टर अम्बेडकर के पास जाइए। मीडिया के लोगों ने कहा कि मानवर डॉक्टर अम्बेडकर तो नहीं है, आप ही इसका जवाब दे दीजिए। मानव काशीराम साहब ने जवाब दिया, ए मीडिया के लोगों, ये नीला झंडा और हाथी निशान अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह मैंने नहीं रखा है। ये नीला झंडा हाथी निशान मैंने नहीं रखा है, तो फिर किसने रखा है? किसने रखा है? ये नीला झंडा हाथी निशान बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा। ये नीला झंडा हाथी निशान हमें किसने दिया? जोर से बताओ, किसने दिया?
किसने दिया? बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया नीला झंडा हाथी निशान। बाबा साहब दे गए, मानवर काशीराम साहब ने मान लिया। जो बाबा साहब कर गए, मानवर काशीराम साहब ने कहा कि जो महापुरुष कर गए हैं उससे पहले मुझे तो उससे आगे करना है। जो कर गए हैं वो मैंने मान लिया है। जो बाबा साहब कर गए वो मानवर काशीराम साहब ने मान लिया। जो मानवर काशीराम साहब कर गए वो मानी बहन हमारी नाम जी ने मान लिया। जो मानी बहनी कर रही है वो हम और आपको भी मान लेना चाहिए। हमारे साथ दूसरा सवाल पार्टी के लोग मानवर काशीराम साहब से करते थे कि काशीराम जी, आपने आपकी पार्टी का कोई प्रत्याशी या पदाधिकारी हमारे गांव में नहीं आया, हमारी गली में नहीं आया, हमारी बस्ती में नहीं आया। मानवर काशीराम साहब संतुष्ट करने के लिए एक ही बात कहते थे। मानवर काशीराम साहब ने कहा, हे मेरी बहुजन समाज पार्टी के लोगों, मैं मानता हूं कि मेरी पार्टी का कोई पदाधिकारी या प्रत्याशी आपके गांव गली बस्ती में नहीं गया, लेकिन आपके गांव गली बस्ती में ये नीला झंडा और हाथी निशान पहुंच गया है, तो ये मान लेना कि काशीराम खुद चल करके आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर कोई प्रत्याशी या पदाधिकारी नहीं पहुंचा है तो ये मान लेना कि काशीराम खुद चल करके आ गया है। अगर ये नीला झंडा हाथी निशान पहुंच गया है तो इसका मतलब हुआ कि नीला झंडा हाथी निशान ही काशीराम साहब है। यही तो कहा मानवर काशीराम साहब ने। मेरी बहुजन समाज पार्टी के लोगों, मैं मानता हूं कि मेरी पार्टी का कोई प्रत्याशी या पदाधिकारी गांव गली बस्ती में नहीं गया है, लेकिन ये आपके गांव गली बस्ती में ये नीला झंडा और हाथी निशान पहुंच गया है, तो ये मान लेना कि काशीराम खुद चल करके आ गया है। इसका मतलब हुआ कि नीला झंडा हाथी निशान ही काशीराम साहब है। ये दिया किसने हमें? जोर से बताओ, किसने दिया? बाबा साहब है नहीं, ये बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब है नहीं तो हमारे नेता ये नीला झंडा हाथी निशान ही बाबा साहब अम्बेडकर है। ये नीला झंडा हाथी निशान ही बाबा साहब अम्बेडकर है। नीला झंडा हाथी निशान ही फूले और साहू है। नीला झंडा हाथी निशान ही मानवर काशीराम साहब है। ये नीला झंडा हाथी निशान ही माननीय बहन कुमारी मायावती जी है। ये नीला झंडा हाथी निशान ही हमारी पहचान है। ये नीला झंडा हाथी निशान ही हमारा मान सम्मान है। इसलिए समाज साझा नारा देते हैं कि बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा। मानवर काशीराम साहब ने दूसरी एक और बात कही। उन्होंने कहा, बहुजन समाज पार्टी के लोगों, बहुत सारे लोग आएंगे जो प्रभु जी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेंगे, मेरे ना रहने के बाद काशीराम का भी नाम लेंगे, नीला झंडा भी लाएंगे, आपकी जाति और बरादरी के भी होंगे, लेकिन आपको ये देखना होगा अगर नीले झंडे पर हाथी निशान है तो वो अपना है, अगर नीले पे हाथी निशान नहीं है तो वो अपना नहीं। ये मानवर काशीराम साहब। आपने भाजपा का झंडा देखा है कितने रंग का होता है? भाजपा का झंडा देखा है? बहुत बहुत शुक्रिया, आप दूसरी पार्टी के झंडों की तरफ नहीं देखते हैं, लेकिन निवेदन है कि दुश्मनों पर भी नजर रखनी चाहिए। भाजपा का झंडा 2 रंग का होता है, कांग्रेस पार्टी का 3 रंग का होता है, समाजवादी का 2 रंग का, लोकदल का भी 2 रंग का, और जो चमचा है नीले में सफेद मिला के, नीले में सफेद मिला के लाया चमचा भी। इसलिए जैसे इनकी पार्टियों के झंडों के रंगे तो रंगे करेंगे, वैसे इनके नेताओं के चार चरित्र चेहरे बहुलगे। ये बहरूपिये हैं, इन बहरूपियों से सावधान रहना है और एक ही रंग के झंडे को पकड़ना है। बीएसपी का झंडा कितना रंग का है? एक रंग। और एक ही नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो कहती है वो करती है, जो करती है वो कहती है, उनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए सम्मान साथियों, हमें अपनी नेता के हाथों को मजबूत करने का काम करना है। एक परसेप्शन और चल रहा है, उस पर भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। समय ले लो, हालांकि सीनियर लोगों के सामने ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। एक परसेप्शन और चल रहा है
सम्मानित साथियों, हमारे लोग भी बहुत सारे फटे से मुझसे कह देते हैं कि हाँ वैसे डर नहीं। दूसरी पार्टी के नेता से मीडिया के लोगों ने पूछा, जनता दल का नेता है पुराना, कई बार सांसद रहा, मंत्री विधायक थे, उससे जब ये पूछा कि भाई मानी बहन जी तो डर गई है, उस नेता ने कहा, उस नेता का नाम है केसी त्यागी। उस नेता से जब पूछा कि बहन जी डर गई है, मीडिया के लोगों ने कहा, तो मीडिया के लोगों से उसने कहा कि भाई क्या कहा दोबारा से कहना कि जी मायावती जी डर गई है। किससे डर गई है? क्या ईडी और सीबीआई से डर गई? तो दूसरी पार्टी के नेता ने क्या जवाब दिया? हमारी पार्टी का नहीं, दूसरी पार्टी का। उसने जवाब दिया, हे मीडिया के लोगों, क्या तुम बच्चों जैसी बात करते हो? मां बहन मायावती तो इस दुनिया में किसी भगवान से भी नहीं डरती। ये ईडी और सीबीआई क्या चीज है? ये ईडी और सीबीआई क्या चीज है? दो घटना हुई इस देश में। पहली हुई 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन का क्लासिफिकेशन किया है। आरक्षण बचाने की और संविधान बचाने की गारंटी लेके आए राहुल गांधी। उन्होंने अमेरिका में जाके बयान दिया, तुरंत अगर हमें मौका मिलेगा तो हम आरक्षण बिल्कुल खत्म कर देंगे। दिया कि नहीं दिया बताओ? दूसरे आगे अखिलेश यादव जी, उनके भाई धर्मेंद्र यादव जी ने सबसे पहले बयान दिया कि ये तो हमारी पार्टी की बहुत पुरानी मांग थी, बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने जो ठग लगे वोट आपका लोगों का, समाज आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर उनके बयान ये आए। सांप का बच्चा सफोला ही तो होगा कि कुछ और होगा? सम्मानित साथियों, वही बयान आए जिस जैसी उनकी मानसिकता है। इस देश में जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो कोई नेता इस देश में नहीं बोला, लेकिन जब सम्मानित साथियों आपके सूबे पर आज आई तो केवल एक ही नेता बोली, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि 21 अगस्त को भारत बंद होगा। तो भारत बंद सफल होने का काम हुआ कि नहीं हुआ? भारत बंद सफल हुआ और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। दूसरी एक और घटना हुई 17 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में बैठ करके बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने का काम किया। क्या या नहीं किया बताओ? कौन कौन मानता है कि अपमान किया? हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन मानता है? जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो नहीं मानते, उसका मतलब वो जानते नहीं है। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे जानते नहीं है, जो हाथ खड़े कर रहे हैं वो मानते हैं। और ये पूरा देश मानता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में 17 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया था। लेकिन सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से एक रिजर्वेशन लेकर के 131 सांसद संसद में बैठे हुए थे। एक भी सांसद ने उफ नहीं किया, एक भी सांसद ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। जो मुझे बेटा देकर के कहता है कि मैं बाबा साहब का न्यायी हूं, वो विभीषण भी नहीं बोला। लेकिन सम्मानित साथियों, जब हमारी नेता को जानकारी हुई तो हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे देश में 24 दिसंबर को पूरे देश को नीला कर दिया और उसी अमित शाह के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का काम किया। जब कोई मामला आता है तो हमारी नेता ही बोलती है, कोई नहीं बोलता है। जब कांग्रेस, बीजेपी, सपा, भाजपा, ये लोग बीएसपी को कमजोर नहीं कर पाए तो इन्होंने विभीषण पैदा कर दिए। ऐसे विभीषण बहुत आए, ऐसे चमचे रामविलास पासवान, ललित राज अठावले, अब नहीं रहे। कोई मैदान छोड़ गया, कोई दुनिया छोड़ गया। ये भी 7-6 महीना के ये भी नजर नहीं आएंगे। कहते थे कि हम तो मानव काशीराम साहब के न्यायी चेहरे हैं और निकले आसाराम के चेहरे। उन्होंने कहा हम पार्टी नहीं बनाएंगे, बना दी अश्लील समाज पार्टी। सम्मानित साथियों, ऐसे भैरव के समय साथ आता है। परंतु जब बाबा साहब अम्बेडकर कभी किसी के दरवाजे पर नहीं गए, किसी नेता के दरवाजे पर नहीं गए,
कभी भी अपने समकालीन नेता के। हमारे माननीय काशीराम साहब भी अपने किसी समकालीन नेता के दरवाजे पर नहीं गए। कभी गए हो तो फोटो भेज देना हमें। हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी भी कभी किसी नेता के दरवाजे पर नहीं गई। चूंकि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है, आत्मसम्मान का आंदोलन है, सम्मान साथी इसलिए नहीं गई। ये प्राउड नहीं है, ये घमंड नहीं है, ये आत्मसम्मान की लड़ाई है। अगर नेता ही दूसरों के दरवाजे पर जाएगा तो कार्यकर्ता का क्या होगा फिर? इसलिए सम्मान साथी नहीं जाते। लेकिन चमचा एक बार गया फिर भगाया, दूसरी बार गया फिर भगाया, तीसरी बार गया फिर भगाया, और बाहर आके रोड पर रोने लगा कि अखिलेश भैया मुझे अगर अपना छोटा भाई मान लेते तो भी मैं सब्र कर लेता। अरे चमचे, तुझमें थोड़ी बहुत शर्म थी? तू 3-3 बार दूसरे के दरवाजे पर जा रहा है। अगर अपनी नेता के दरवाजे पर एक बार भी गया होगा तो वो नेता तुझे माफ करके कहीं ना कहीं हमारी तरह जिम्मेदारी है। लेकिन चमचों को तो चमचागिरी पसंद है, गुलामों को तो गुलामी पसंद है। जैसे किसान, जैसे रसोई में कोई चमचा होता है, उसका काम होता है बर्तन को खाली करना, वैसे ही समाज में जो चमचे पैदा होते हैं वो भी समाज को खोखला करने का काम करते हैं। इन चमचों से सावधान रहना है। सम्मानित साथियों, मेरी आप लोगों से अपील है कि 2027 में हमें सरकार बनानी है। मैं हर जगह कह रहा हूँ, सरकार आपकी बनने जा रही है, कोई कसर नहीं है। मैं पदाधिकारी हूँ इसलिए नहीं, बल्कि माहौल बन रहा है। अब दूसरी पार्टी के लोग भी यही कहते हैं कि भाई सरकार तो बीएसपी की बनने जा रही है। अब माहौल बनता जा रहा है। लंबे समय के बाद 2007 की तरह 27 रिपीट होने वाली है। तो सम्मानित साथियों, मेरी आप लोगों से अपील है, बहुत सारे लोग लुटे पिटे घास बातें करते हैं। आप सब लोग चाहते हैं कि सरकार बने? कौन कौन चाहते बताओ? अगर आप सब लोग चाहते हो सरकार बने तो आपको अपने चेहरे पर सरकार वाली चमक लानी पड़ेगी। अपने चेहरे पर को चमकाना पड़ेगा। निराश चेहरों से सरकार नहीं बनती है, लुटे पिटे चेहरों से सरकार नहीं बनती है। सरकार बनाने के लिए आपको माहौल बनाना पड़ेगा। अब सम्मान साथी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आपके चेहरे पर चमक आनी चाहिए। जब सरकार बनने जा रही है तो आपके चेहरे पर अपने आप चमक आ जानी चाहिए। सम्मान साथियों, गांव में जब बदमाश आते हैं तो लोग उन्हें खेलते हैं कि भाई इधर से बदमाश आ रहे हैं, खेलना, आवाज देना। तो दूसरी तरफ से भी आवाज आती है कि इधर से मैं खेल रहा हूँ भाई, पकड़ना, कोई भाग ना जाए। फिर तीसरी तरफ से आवाज आती है कि मैं इधर से आया, घेर लो इन बदमाशों को। फिर चौथी तरफ से भी आवाज आती है कि भाई घेर लिया, एक न भाग जाए। तो चारों तरफ से जब आवाज आती है तो वो बदमाश सोचते हैं कि भागने में भगा है। इसी तरह से ये जो भाजपा सपा कांग्रेस के बदमाश जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो हमें घेरने का काम कर रहे हैं, तो हमें भी चारों तरफ से आवाज दे करके घेरने का काम करना है और इनको भगाने का काम करना है कि सरकार को दूसरे समाज। गांव में एक छप्पर होता है जिसको घर के बुर्जी बिटोरा के ऊपर रखते हैं। छप्पर होता है, देखा कि नहीं देखा आपको? वो जब बनाया जाता है तो उसका आकार बड़ा होता है, भारी भी होता है। तो गांव में बुलावा दिया जाता है कि भाई सब लोग आ जाओ और छप्पर को उठा के रखो। लोग छप्पर पर लग जाते, चारों तरफ खड़े हो जाते हैं लोग छप्पर उठाने के लिए। क्या उसमें सब छप्पर उठाने वाले होते हैं? उसमें एक आध मजाकिया भी होता है जो छप्पर से लटक जाता है। लेकिन जैसे ही आवाज लगती है वैसे ही छप्पर ऊपर चला जाता है, अपनी जगह पर रख जाता है। उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी के एक एक सिपाही को ये आवाज देनी होगी, और जब ये आवाज एक साथ लगेगी तो बहुजन समाज पार्टी का जो सरकार रूपी छप्पर है ये भी 2027 में अपनी जगह पर रख जाएगा। समाज चाहते को रोकने वाला इस देश में दो विचारधारा काम कर रही है। एक मनवादी विचारधारा जिसको आरएसएस, बीजेपी, सपा, कांग्रेस लेकर के चल रही अन्य पार्टी, जो पूरी तरह से जातिवादी,
जातिवाद है, उच्च नीच है, भेदभाव है, पाखंड है, आडंबर है, गैर बराबरी है। दूसरी विचारधारा है अम्बेडकरवादी विचारधारा, जिसमें समानता है, मानवता है, भाईचारा है, विज्ञानवाद है, संविधानवाद है। अच्छी विचारधारा का प्रचार प्रसार हमने कम कर दिया है, इसलिए जो झूठे और फरेबी लोग हैं वो कामयाब हो रहे हैं, और हमने अपना प्रचार प्रसार कम कर दिया है, इसलिए हम फेल हो रहे हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी विचारधारा, जो अच्छी विचारधारा है, तो उस विचारधारा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए। सम्मानित साथियों, दूसरी पार्टी के व्यक्ति से भी पूछो कि भाई सबसे अच्छी सरकार कौन चलाता है, तो क्या जवाब मिलता है? दूसरी पार्टी के लोग भी ये कहते हैं, जो वोट नहीं देते हमें, वो भी ये कहते हैं भाई सरकार बदलती अच्छा चलाती है। यही कहते हैं नहीं कहते, बताओ? जब यही कहते हैं, इसका मतलब सबसे अच्छी सरकार भेजी चलाती है, तो इसका मतलब है कि सबसे योग्य नेता माननीय भेजी है। बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, आज मनोहर काशीराम साथी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी सच्ची अनुयायी और योग्य नेता माननीय भेजी कुमारी मायावती जी जब हमारे बीच में है, तो उनका हौसला बढ़ा करके उनके हाथों को मजबूत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब उस पर नहीं चलने दे रहे, बारात को घोड़ी पर, क्या कहते हैं, घोड़ी को बारात पर नहीं चलने दे रहे। अरे भैया घोड़ी पे चढ़ तो रहे, आप पहले हाथी पे चढ़ जाओ। जब हाथी पे चढ़ जाओगे तो हाथी की सरकार विधानसभा यूपी में बन जाएगी और दिल्ली में बन जाएगी। जब हाथी पे चढ़ जाओगे, हाथी पे चढ़ करके विधानसभा संसद में घुस जाओगे, तो सम्मानित साथियों, जिनसे आप गारंटी मांगते हो कि हमारे संविधान को बचाए, संविधान किसने दिया? और ये नीला झंडा हाथ निशान किसने दिया? संविधान भी बाबा साहब ने दिया और नीला झंडा हाथ निशान भी दिया। ये जो जिनसे संविधान को बचाने की गारंटी मांग रहे हो, उन्होंने तो संविधान को खत्म करने की साजिश रच रखी है, वो नहीं बचाएंगे। भेड़ियों से बकरी बचाने की कोशिश कर रहे हो। सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ही संविधान बचाने की व्यवस्था कर गए। संविधान बचाना है तो नीला झंडा हाथ निशान बचाएगा। आप हाथी पर चढ़ करके जब संसद में घुस जाओगे, तो किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि संविधान की तरफ बुरी नजर से देखें। जब आप अपनी सरकार बना लोगे, जब आप अपनी सरकार बना लोगे, तो सम्मानित साथियों, फिर आपको कोई घोड़ी पे चढ़ने से नहीं रोक सकता है। और बहुत सारी बातें समय पर करते रहेंगे। अब मैं अपनी बात को यही विराम देना चाहूंगा। उन्हें आपसे आप लोग अपने अपने पदों का जिम्मेदारी के साथ निर्माण करें। जो पद पर नहीं है, सबकी बराबर जिम्मेदारी है। मैंने जो कहा है, मैं समझता हूँ आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे, है या नहीं है? और कौन सहमत है? अगर सहमत है तो आप लोग मेरे साथ नारे लगाएंगे। जब तक मैं बोलता रहूंगा, तब तक आप मेरे साथ नारे लगाते हैं। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? आपके चेहरे पर सुस्ती है। बहुत सारे जवान लोग हैं, युवा हैं, 30 साल के, 25 साल के, लेकिन चेहरे लटके हुए हैं। ऐसे नहीं लगता सरकार बनानी है भाई, और बनने जा रही 27 में हमारी सरकार, तो हमारे चेहरे